अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अपने इस खौफनाक और पुरअसरार नावल को शुरू करते हैं। चाय पीने के बाद डॉक्टर नौशाद ने आबिर का हाथ पकड़ा और बोला, आओ बेटा। आबिर फौरन उठ गया। डॉक्टर नौशाद इसे ड्राइंग रूम में ले आया, जबकि घर के दीगर अफराद ड्राइंग रूम में ही बैठे रह गए। आबिर की समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर नौशाद इसे अचानक महफिल से क्यों उठाकर यहाँ ले आया है। वो अच्छा खासा मलका के हुस्न से अपने दिल का करार कशीद कर रहा था। मलका भी गाहे बगाहे पलकें उठाकर गहरी नज़रों से उसे देख लेती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नौशाद ने उसकी नज़रों की चोरी पकड़ ली हो और अब वो अलहदगी में इसे समझाना या तंबीह करना चाहता हो। आबिर ने सोच लिया था कि अब चाहे जो भी हो, वो किसी तौर मलका से दस्तबरदार नहीं होगा। वहाँ मामला ही कुछ और निकला। डॉक्टर नौशाद ने जो बात की वो इंतहाई खुशकुन थी। उसने ड्राइंग रूम में बैठते ही आबिर की तरफ मुस्कुराकर देखा और बिला तमहीद बोला, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दामाद बन जाओ। ये तो नेकी और पूछ पूछ वाला मामला था। आबिर तो पहले ही उधार खाए बैठा था। ये सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने खुश होकर कहा, अंकल, ये आपकी ज़रा नवाजी है। एक बात और तुमसे करना चाहूँगा। इस घर में 7 बेटियाँ हैं। तुम जिसको पसंद करोगे वो तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। डॉक्टर नौशाद ने बड़ी फिराक दिली का सबूत दिया। आबिर के लिए अब कोई मुश्किल ना रही थी। अब तक वो जिन मराहिल से गुजर रहा था, इनसे अंदाज़ा होता था कि ये लोग मलका से बतौर ख़ास उसका फासला बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर नौशाद ने इस बयान ने इस दिल्ली को जो बहुत दूर नज़र आती थी अचानक करीब कर दिया था। लिहाजा इसने बिला तामुल इंतहाई साफ गोई से कहा, अंकल, मुझे मलका पसंद है। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। डॉक्टर नौशाद ने उसकी दरख्वास्त मंजूर करने में ज़रा देर न की। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो बोला, अब मैं चाहूँगा कि तुम अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए भेजो। जी अच्छा, आबिर ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा। मैं घर जाते ही अपनी अम्मी से बात करूँगा। और जब रात के खाने पर आबिर ने डरते डरते नाज़नीन और अली निसार से मुखातिब होकर धीरे से कहा, अम्मी अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो ये सुनकर अली निसार मुंह में निवाला रखना भूल गए और नाज़नीन के हाथ से चमचा छूट गया। क्या? दोनों ने बैक वक्त कहा। अब्बू, आप चलकर इन लोगों से मिल लें। आबिर ने इनकी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वो कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं? अली निसार के लहजे में टपकती तलखी उससे छुपी न रह सकी। अब्बू, वो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें बेवकूफ़ ना कहें। आबिर ने हिमायत की। क्या वो ये बात जानते हैं कि तुम एक निखट्टू हो? कोई नौकरी, कोई मुलाजमत तुम्हारे पास नहीं। एक बेरोजगार शख्स को वो कैसे अपनी बेटी दे रहे हैं? ज़रूर लड़की में कोई नुक्स होगा। अली निसार ने जो कहा ठीक कहा। अब्बू, लड़की मैंने देखी है, वो बहुत खूबसूरत है और कॉलेज की तालिबा है और इसमें कोई नुक्स भी नहीं है, आबिर ने बताया। आबिर, ज़रूर कुछ दाल में काला है, नाज़नीन ने कहा। अभी शादी के चक्करों में ना पड़ो बेटा, कुछ काम वाम करो। अम्मी, आप एक बार इन लोगों से जाकर मिल तो लें, आबिर ने कहा। मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी माँ जाना चाहे तो ले जाओ, अली निसार ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अम्मी अब्बू, आप दोनों को चलना होगा। मैंने इनसे वादा किया है कि आप लोग रिश्ता मांगने आएंगे, आबिर ने समझाने की कोशिश की। अजनबी लोग एक बेरोजगार लड़के को रिश्ता देने पर रजामंद हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे ज़रूर कोई गोलमाल है। मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो बेटा कि जाकर घर दामाद बन जाओ। अली निसार इतना कहकर ड्राइंग रूम से उठ गए। आबिर ने अपनी माँ की तरफ देखा तो नाज़रीन ने बहुत साफ लहजे में कहा, तुम्हारे अब्बू ठीक कहते हैं। फिर आप मेरा फैसला भी सुन लें। अगर आप लोग ना गए तो मैं घर छोड़ दूंगा। तुमने अच्छा किया कि खुद घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हारे निखट्टूपन से तंग आ चुका हूँ। मैं ये बात खुद तुमसे कहने वाला था। तुम खुशी से ये घर छोड़ दो, अभी इसी वक्त, अली निसार ने टॉवल से हाथ पोंछते हुए कहा। आबिर की बात सुनकर सुट्टी गुम हो गई। इसे हरगिज उम्मीद न थी कि अली निसार इसकी धमकी को इस कदर संजीदगी से लेंगे। इसका ख्याल था कि वो इनका अकलौता बेटा है तो वो किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो घर छोड़ दे। लेकिन इस वक्त तो मामला इंतहाई संगीन हो गया था। अब उसे हर कीमत पर घर छोड़ना था। मलका की कशिश ने इस फैसले पर अमल दरामद को आसान बना दिया और वो बिला सोचे समझे घर से निकल गया। रात के 12 बजे जब आबिद डॉक्टर नौशाद के घर पहुंचा तो घर में खलबली मच गई।
بیٹا خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر نوشاد نے گیٹ کھول کر اس سے پوچھا۔ انکل میں گھر چھوڑ آیا ہوں، عابر نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ ڈاکٹر نوشاد کی بات سن کر عابر کے دھڑکتے دل کو قرار آ گیا۔ شکریہ انکل، عابر نے مطمئن لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نوشاد اسے اندر لے آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ ملکہ سمیت سب کی خوشی دیدنی تھی۔ عابر بھی خوش تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فی الحال تو یہ ہوا کہ اگلے دن رات کو 2 گواہوں کی موجودگی میں گھر پر ہی نکاح کر دیا گیا۔ شائستہ اور ملکہ جس کمرے میں رہائش پذیر تھیں، وہاں سے شائستہ کو نکال دیا گیا۔ رات کو جب عابر حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو اسے یقین نہ آیا کہ جو کام اسے انتہائی مشکل نظر آ رہا تھا وہ پلک جھپکتے میں ہو گیا تھا۔ کسی مرد شاطر نے ملکہ صبا کو بم بیڈ اس کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ وہ مرد شاطر کوئی اور نہیں بلکہ لڑکی کا باپ ڈاکٹر نوشاد تھا۔ نام ایسا اچھا، شکل انتہائی مکروہ اور کرتوت یکدم سیاہ۔ عابر کے بارے میں اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا آسان ٹارگٹ ثابت ہوگا۔ وہ تو کسی پکے پھل کی طرح اس کی جولی میں آ گرا تھا۔ سسر داماد دونوں خوش تھے، دونوں اپنی جگہ مطمئن تھے، دونوں کو اپنی منزل تک پہنچنا آسان لگا تھا۔ عابر تو بے انتہا خوش تھا۔ جو چیز اسے 24 سال میں بھی حاصل ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ 24 گھنٹے میں حاصل ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عابر نے دروازہ بند کیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ بیڈ پر ملکہ بیر بہوٹی کی صورت موجود تھی۔ اس کا سر جھکا تھا، اس سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے ذرا سا اپنے سر کو اٹھایا تھا اور پھر جھکا لیا تھا۔ عابر آنکھوں میں خواب سجائے کسی فلمی ہیرو کے انداز میں بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا اور ملکہ کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نوشاد نے اسے اس گھر کا داماد بننے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ گھر داماد بن گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا، وہ گھر سے خالی ہاتھ نکل آیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے تک نہ اٹھائے تھے۔ باپ نے اسے نکھٹو کہا تھا اور گھر سے نکل جانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اپنی انا میں گھر کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لایا تھا، لیکن یہاں اسے بہت کچھ مل گیا تھا۔ کمرے میں آنے سے پہلے شائستہ نے اسے ایک چھوٹی مخملی ڈبیا دی تھی جس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ وہ شرمندہ تھا، جو کام اسے کرنا چاہیے تھا وہ سسرال کے لوگ کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے ملکہ کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے گھونگھٹ الٹ دیا۔ گھونگھٹ الٹتے ہی کمرہ مزید روشن ہو گیا۔ یکدم بجلی سی چمکی جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ ملکہ تو پہلے ہی ملکہ تھی، اس وقت تو وہ پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ میری ملکہ، غلام حاضر ہے، عابر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ملکہ نے اپنی لمبی اور بھاری پلکیں اٹھائیں، مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے لب کھولے۔ غلام نہیں آقا کہیے۔ کتنا خوش نصیب ہوں میں، عابر نے جیب سے ڈبیا نکالتے ہوئے کہا۔ اتنا کہ یقین نہیں آتا۔ کیوں یقین نہیں آتا؟ میں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہوں، ملکہ بولی۔ بے شک تم دن کی طرح روشن ہو۔ عابر نے ڈبیا سے انگوٹھی نکالی۔ لیکن میں کسی رات سے کم نہیں، اور رات بھی سیاہ۔ کیوں کوستے ہیں اپنے آپ کو؟ ملکہ نے اداس لہجے میں کہا، پھر یکدم مسکرا کر بولی، لائیے انگوٹھی پہنائیے۔ عابر نے اس کے اٹھے ہاتھ کو پکڑ کر انگوٹھی اس کی حسین انگلی میں پہنا دی۔ ملکہ نے انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے گھماتے ہوئے کہا، پیاری ہے، شکریہ سر۔ عابر کو اس کا یہ انداز بڑا پیارا لگا، اسے بے اختیار ملکہ پر پیار آ گیا۔ عابر پر جلد ہی اس گھر کے لیل و نہار کھلنے لگے۔ ڈاکٹر نوشاد ہر دوسرے تیسرے دن دورے پر ہوتا، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور تو کبھی ملتان۔ وہ اکیلا نہ جاتا، اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہوتی۔ اگر وہ اندرون ملک نہ جاتا تو رات کو کسی تقریب میں چلا جاتا، کوئی موسیقی کا پروگرام ہوتا، مشاعرہ ہوتا یا کسی تھیٹر کا ڈرامہ۔ اس تقریب میں بھی کوئی نہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی۔ کسی نجی تقریب میں چاندنی کے ساتھ ملکہ اور عابر کو بھی لے جاتا۔ پھر ایک دن شائستہ نے اسے اپنے ساتھ مارکیٹ چلنے کو کہا، وہ ساتھ چلا گیا۔ جب وہ سب شاپنگ کر کے رات گئے گھر واپس آئے تو ملکہ گھر سے غائب تھی۔ اس نے شائستہ سے ملکہ کے بارے میں پوچھا، یہ ملکہ کہاں ہے؟ عابر بھائی مجھے نہیں معلوم، میں تو آپ کے ساتھ تھی، شائستہ نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ فاخرہ سے پوچھ لیں، اسے معلوم ہوگا۔ فاخرہ سے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے بولی، عابر بھائی کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوگی۔ فاخرہ، رات کے 11 بج رہے ہیں، آخر وہ کس سہیلی کے ہاں گئی ہے؟ مجھ سے تو اس نے ذکر کیا نہیں۔ اسے فون کرو، عابر نے سنجیدگی سے کہا۔ جی کرتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے سارے افراد موجود تھے۔ نہیں تھی تو ملکہ اور ڈاکٹر نوشاد۔
और मज़े की बात ये थी कि किसी को फिक्र भी न थी, जबकि आबिर तड़प रहा था। इसे ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर मलका गई तो गई कहाँ। तब उसने चांदनी से बात की। आबिर ने पूछा, आंटी क्या आपको मालूम है कि मलका कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं? अरे क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? चांदनी ने अपने सामने बैठी बेटियों की तरफ घूर के कहा। कोई लड़की कुछ न बोली और पुरस्कार खामोशी छाई रही। आबिर बेटा, वो लाहौर गई है, चांदनी ने बड़े इत्मीनान से कहा, जैसे वो पड़ोस में गई हो। आंटी, लाहौर? आबिर को करंट सा लगा। वो खाना खाते खाते ठहर गया। हाँ बेटा, कल शाम तक आ जाएगी, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, उसने मुझसे जाने की इजाज़त नहीं ली, इसने तो मुझे बताया तक नहीं, आबिर ने शिकवा किया। बस बेटा, वो अचानक चली गई। उसके अब्बू एक ज़रूरी काम से लाहौर जा रहे थे तो वो इनके पीछे लग गई कि मैं भी चलूँगी, मुझे अपनी सहेली से मिलना है, क्योंकि वो पहले जो लोग हमारे पड़ोस में रहते थे वो उनकी बेटी थी। मैंने मना भी किया कि आबिर से पूछ कर जाना, तो वो बोली, अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, और फिर कोई 2-4 महीने के लिए थोड़ी जा रही हूँ, कल तो वापस आ ही जाऊँगी। इधर इसके अब्बू ने अपनी लाडली की हाँ में हाँ मिलाई और यूं वह खड़े खड़े चली गई। चांदनी ने अपनी तरफ से इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन आबिर के जहन में गिरा पड़ गई। अगर वो घर पर नहीं था तो क्या हुआ? वो इससे मोबाइल पर तो बात कर सकती थी, लेकिन इसने इसे इस काबिल भी नहीं समझा था। क्या इसलिए कि वो घर दामाद था? डॉक्टर नौशाद के बारे में ये बात जल्द इसके इल्म में आ गई कि इसके बाअसर और अहम लोगों से ताल्लुकात थे। वो बआसानी इसे नौकरी दिलवा सकता था। आबिर नहीं चाहता था कि ज़्यादा अरसा अपनी ससुराल पर बोझ बने। अगरचे कभी किसी ने इससे इस मौजू पर बात नहीं की थी, लेकिन वो खुद इस मामले में बहुत हसास था। एक दिन मौका पाकर उसने डॉक्टर नौशाद से कहा कि अंकल, आप लोगों के बड़े वसी पैमाने पर ताल्लुकात हैं, मैं बेकाम हूँ, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। अरे बेटा, ये कहकर तो आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। आप इस घर के दामाद हैं, हम आपसे नौकरी करवाएंगे? या आपके जहन में क्यों आई? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? क्या आप जब अपने घर थे तो नौकरी करते थे? डॉक्टर नौशाद ने बड़ी शफकत भरे लहजे में कहा। बेटा, इसे अब आप अपना घर ही समझें, घर समझकर ही रह रहा हूँ। लेकिन अंकल, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इस तरह मैं कब तक घर में पड़ा रहूँगा? आबिर ने कहा। तुम घर में पड़े नहीं, आराम से रह रहे हो और रहते रहो। अगर नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी तो मलका करेगी, तुम कतन परेशान मत हो। डॉक्टर नौशाद ने हंसते हुए कहा। घर के काम कम हैं क्या? तुम घर संभालो। मलका ने तो खैर अभी नौकरी न की थी, लेकिन आबिर के हाथ में घर ज़रूर दे दिया गया। अब किसी लड़की को कहीं जाना होता, आबिर साथ जाता। घर का सौदा, सलफ, यूटिलिटी बिल सब इसकी जिम्मेदारी थे। किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने पार्लर जाना है, किसी को सहेली के घर छोड़ना है, दूसरे दिन इसे लेकर आना है। घर में आए दिन कोई तकरीब होती, किसी न किसी की सालगिरह मनाई जा रही होती। इसमें लड़कियों की सहेलियां होती, इन सहेलियों के भाई होते, चांदनी और डॉक्टर नौशाद के कुछ दोस्त अहबाब होते। इस तकरीब का सारा इंतज़ाम आबिर को करना पड़ता। इस घर का माहौल बड़ा दोस्ताना था, खुली फिजा थी, कोई रोक टोक ना थी, कोई किसी को शक व शुबे की नज़र से ना देखता था। आबिर नौजवान था, उसे इस घर की फिजा रास आ गई थी। तकरीब में शरीक होने वाली लड़कियां इसके गिर्द घेरा डाल लेती थीं। मलका कभी एतराज़ ना करती थी, वह हंसती मुस्कुराती इसके पास से गुजर जाती। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इसे बगैर बताए लाहौर चली गई थी। अगरचे वो अपने बाप के साथ गई थी, कोई काबिल एतराज़ बात न थी, लेकिन जाने क्यों उसे अपनी कम मायगी का एहसास हो रहा था। वो रात को करवटें बदलते बदलते माजी हाल का जायज़ा ले रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि वो मोबाइल पर मलका से बात करे, इसे शिकवा करे। तकिए के नीचे से इसने अपना मोबाइल निकाला और मलका का नंबर मिलाया। चंद लम्हों बाद उसे स्विच ऑफ होने की इत्तला दी जाने लगी। सुबह उठकर भी उसने कई बार मोबाइल मिलाया, लेकिन हर बार उसका स्विच ऑफ मिला। इसे हैरत थी कि खुद मलका ने भी इसे कॉल करने की ज़रूरत महसूस न की थी। इस बात का भी उसे दुख था। वो मलका से शदीद मोहब्बत करता था, उसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था। फिर शाइस्ता और फाखरा उसे अपने साथ ले गईं। एक को पार्लर जाना था, दूसरी को टेलर के पास जाना था। दोनों के काम से फारिग होकर वो शाम को घर पहुंचा। इस वक्त तक मलका लाहौर से वापस आ चुकी थी। वो कमरे में मौजूद थी और सो रही थी। चांदनी ने इन दोनों के आते ही माँ के तासुरात से आगाह कर दिया था। मलका ने खामोश निगाहों से बाप की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद ने उसकी परेशानी महसूस करते हुए कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आबिर को संभाल लूँगा, जाओ तुम जाकर सो जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ। आबिर शाइस्ता और फाखरा के साथ घर में दाखिल हुआ तो उसने आबिर को कमरे में जाने से पहले ही रोक लिया। वो उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। कमरे में इस वक्त कोई न था। चांदनी लाउंज में बैठी हुई थी।
بیٹا عابر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ملکہ کو تمہاری اجازت کے بغیر لاہور لے گیا۔ سنا ہے تم ناراض ہو، بھائی اس میں ملکہ کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو۔ ڈاکٹر نوشاد نے یہ کہتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عابر فوراً پگھل گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر نوشاد کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انکل؟ مجھے اس طرح شرمندہ نہ کریں۔ ملکہ اپنے باپ کے ساتھ گئی تھی، کسی غیر کے ساتھ تو نہیں نا؟ یہ ڈاکٹر نوشاد کا نیا روپ تھا۔ وہ گدھے کو تو باپ بنانا جانتا ہی تھا، اسے گھر داماد کو دادا بنانا بھی آتا تھا۔ اس نے عابر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیا معافی مانگی، عابر کو اپنا بے دام غلام بنا لیا۔ عابر اب اس کے آگے آگے دم ہلاتا پھرتا تھا، ڈاکٹر نوشاد کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایک دن ڈاکٹر نوشاد صبح ہی صبح اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس کے کمرے میں کم آتا تھا، اسے عابر سے کوئی بات کرنا ہوتی تو وہ زیادہ تر ڈرائنگ روم میں کرتا تھا۔ دستک دینے پر ملکہ نے دروازہ کھولا۔ باپ کو سامنے پا کر وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ ڈاکٹر نوشاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، عابر صاحب سو رہے ہیں؟ نہیں ابو، جاگ رہے ہیں، ابھی اٹھے، ملکہ نے بتایا۔ ڈاکٹر نوشاد کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر عابر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ جی بالکل فرمائیے، عابر مستعد ہو گیا۔ ملکہ کو ایک بہت اچھا چانس مل رہا ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ کیسا چانس انکل؟ عابر نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں۔ ایک بڑی فرم کے مالک کو لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، تنخواہ بہت اچھی ہے، میں نے سوچا کہ کسی اور کو ملازمت دلوانے سے بہتر نہیں کہ ہم اپنی ملکہ کو یہ نوکری دلوا دیں، کام بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، ڈاکٹر نوشاد نے بتایا۔ انکل آپ ملکہ سے پوچھ لیں گے، ابھی پڑھ رہی ہے، عابر نے کہا۔ ملکہ سے میں نے پوچھ لیا ہے، ڈاکٹر نوشاد سامنے کھڑی ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھی ملازمت ہے، ایسا اچھا چانس ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پڑھائی کا کیا ہے؟ پرائیویٹ امتحان دے لے گی کیوں ملکہ؟ جی ابو ٹھیک ہے، ملکہ نے حسب عادت مختصر جواب دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ اب عابر کے پاس انکار کی کوئی وجہ موجود نہ تھی، لہٰذا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ دوسرے دن ملکہ کو گاڑی لینے آ گئی۔ یہ فرم کے سربراہ کی گاڑی تھی۔ باوردی شوفر نے ملکہ کو ریٹا کے کمرے تک پہنچایا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ ریٹا ایک 40 سالہ باوقار عورت تھی، وہ اس فرم میں کافی عرصے سے تھی۔ وہ اپنے باس فراز یونس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی اس حسین قیامت کو گہری نظروں سے دیکھا اور معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ میرا نام ملکہ ہے، ملکہ نوشاد، میں ڈاکٹر نوشاد کی بیٹی ہوں، ملکہ نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ تشریف رکھیے، ریٹا نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کس سلسلے میں آئی ہیں؟ ملازمت کے لیے، لیڈی سیکرٹری کی حیثیت سے، ملکہ نے اپنا جواب دیا۔ اچھا بیٹھیے، میں چیف سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ریٹا اٹھ گئی۔ اس نے اپنے ساتھ 2-3 فائلیں بھی لے لیں اور کھٹ کھٹ کرتی باہر جانے کی بجائے ایک اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر چلی گئی۔ فراز یونس ٹیلی فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے ریٹا کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ ریٹا اپنے باس کو بغور دیکھتی رہی۔ وہ چھوٹے قد، گول چہرے اور سانولے رنگ کا ایک شاطر شخص تھا۔ عمر 50-55 سے زائد نہ تھی۔ سینے اور ہاتھوں پر کالے گھنے بال تھے۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی، مگر ان میں کوئی ایسی چیز تھی جو سامنے والے کو متاثر کرتی تھی۔ فراز یونس نے اچانک اپنی گفتگو کا اختتام کیا اور کرسی گھما کر ریٹا کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، وہ آ گئی ہے کیا؟ جی وہ آ گئی ہیں، ملکہ حسن۔ ریٹا کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ویری گڈ، اچھا کہا، اس کا مطلب ہے تمہیں ہمارا انتخاب پسند آیا۔ فراز یونس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اس مرتبہ آپ نے خاصا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ کہاں ملی یہ سونامی آپ کو؟ ریٹا نے بڑے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ ایک تقریب میں، وہاں ڈاکٹر نوشاد موجود تھا۔ تم ڈاکٹر نوشاد کو تو جانتی ہو؟ فراز نے پوچھا۔ جی بہت اچھی طرح۔ ریٹا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی جب مجھے نظر آئی تو میں نے ڈاکٹر نوشاد سے اپنی سیکرٹری بنانے کی بات کی۔ وہ بولا، سر کوئی مسئلہ نہیں، یہ اپنی بیٹی ہے۔ اس طرح سے معاملہ مزید آسان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نوشاد کو تو جانتی ہو نا؟ وہ ہنسا۔ جی بہت اچھی طرح۔ ریٹا نے اس بار فراز کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی عنقریب شادی ہونے والی ہے، فراز یونس نے کہا۔ شادی تو رکوائی جا سکتی ہے، ریٹا نے سوال کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، فراز یونس نے کہا۔ ریٹا، اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر آپ کروا دو ٹائپ اور اسے اندر بھیج دو۔ جی بہت اچھا۔ ریٹا فائلیں اس کے سامنے چھوڑ کر اٹھ گئی۔ ملکہ کو اسی دن بھاری معاوضے پر تقرر نامہ مل گیا۔ اسے فراز یونس کی گاڑی روزانہ لینے آنے لگی اور وہ دفتر جانے لگی۔ ملکہ کے اوقات کار
9 बजे से 4 बजे तक थे। दफ्तर में काम कुछ न था, बस बैठना ही था। एक तरह से मलका रीटा के मातहत काम कर रही थी। वो इसे 2-4 फाइलें लेकर अंदर भेज देती और फिर ये भूल जाती कि मलका कहाँ है। लेकिन आबिर नहीं भूल पा रहा था। जब से मलका ने नौकरी की थी, मलका के अंदाज बदल गए थे। वो एक मॉडल बन गई थी। जदीद अंदाज के कपड़े, कीमती परफ्यूम, बेहतरीन मेकअप, जुल्फों में पड़ते पेचो खम। वो आए दिन पार्लर में बैठी रहती। घर में भी होती तो आईने से दूर न रहती। करीब होते हुए भी वो उससे दूर हो गई थी। एक शाम जब वो दफ्तर से लौटी तो कमरे में आबिर मौजूद था। वो बेड पर बैठा यादें माजी में गुम था। मलका कमरे में दाखिल हुई। उसने बड़े रस्मी अंदाज में आबिर की तरफ देखे बिना हेलो कहा और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने एक नज़र आईने पर डाली, फिर अपने बैग से एक मखमली डब्बा निकाला और उसे खोलकर जायजा लिया। फिर इसमें मौजूद हीरे से मजीन लॉकेट को निकाला और आईने में देखते हुए अपनी हसीन गर्दन में पहन लिया। इस बार गर्दन सज गई। अभी वो गर्दन में पड़े लॉकेट को बड़ी महवियत से देख रही थी कि आबिर इसके पीछे आ खड़ा हुआ। मलका ने इसे देखने के बावजूद न देखा। तब आबिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शिकवा कुना अंदाज में पूछा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। मलका ने हस्बे मामूल मुख्तसर जवाब दिया, आजकल तुम मेरे सामने होते हुए भी सामने नहीं होती। फिर कहाँ होती हूँ? मलका ने उसे तिरछी नजरों से देखा। मैं नहीं जानता। आबिर के लहजे में दुख सिमट आया था। शादी करके पछता तो नहीं रहे? मलका ने पूछा। पछता तो नहीं रहा, अलबत्ता परेशान जरूर हूँ। याद है एक दिन जब आपने मुझ पर मर मिटने की बात की थी तो मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? इसे याद तो आ गया था, लेकिन वो इसकी ज़बान से सुनना चाहता था। मैंने कहा था कि मुझे जाने बगैर मर मिटे। याद आया? मलका ने गले से लॉकेट निकालकर डब्बे में रखा। नौशाद ने गहरा सांस लिया और कहा, हाँ याद आया। जवाब में आपने कहा था कि अब क्या जानना, जैसी भी हो मेरी हो। याद आया? वो मखमली डब्बा अलमारी में रख के वापस पलटी। हाँ याद आया, आबिर ने इकरार किया। तो फिर अब परेशानी कैसी? मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मलका किसी खुशबू की तरह उस पर छाते हुए बोली। चंद लम्हों के लिए आबिर अपना आप भूल गया। जब खुशबू का झोंका पास से गुजर गया तो वह हवासों में आया। उसने मलका को वॉशरूम की तरफ बढ़ते देखा। पता नहीं मलका, मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। कुछ नहीं बदला आबिर, आप परेशान ना हो। ये नौकरी मैं आपके लिए कर रही हूँ। जिस तरह चाहें ऐश करें। मलका ने वॉशरूम जाते जाते पलट कर कहा और फिर वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा खटाक से बंद कर लिया। आबिर को उसकी ये बात अजीब सी लगी। उस पर यकदम मुनकशिफ हुआ कि वो क्या से क्या हो गया था। अपना घर छोड़कर घर दामाद बना और अब वो बीवी की कमाई खाने वाला बन गया था। अगर वो खुद नहीं बना तो बना दिया गया था। इसकी मोहब्बत अपनी जगह थी, वो नहीं बदला था, लेकिन मलका वो नहीं रही थी। उनके दरमियान कोई आ गया था। जब मलका वॉशरूम से कपड़े तब्दील करके फ्रेश होकर बाहर निकली तो आबिर ने सवाल किया, ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? क्या आप नहीं जानते? मलका ने बेनियाजी से पूछा। जानता तो पूछता क्यों? आबिर बोला। मेरे बॉस ने। मलका ने से बगौर देखते हुए कहा। तुम इसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो या पर्सनल हो गई हो? आबिर के लहजे में तलखी दर आई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या बन गई हूँ। इतना जानती हूँ कि जो बनी हूँ अपनी मर्जी से नहीं बनी हूँ। मलका ने नजरें झुकाते हुए कहा। आबिर को इस वक्त बड़ी मजबूर और मासूम सी दिखाई दी। वो एकदम उसे इस पर प्यार आ गया। उसने उसे करीब करते हुए पर उम्मीद लहजे में कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आबिर को कतन अंदाजा नहीं था कि इस घर में हो क्या रहा था। डॉक्टर नौशाद क्या खेल खेल रहा था। पूरा घर उसके इशारे पर नाचता था और आबिर को खुद मालूम न था कि वो किसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है। एक दिन आबिर मलका के ऑफिस के नज़दीक से गुजर रहा था तो एकदम ख्याल आया कि क्यों ना मलका का ऑफिस देखता चले। चाहता तो वो इसे फ़ोन करके अपनी आमद की इतला दे सकता था, लेकिन इसने खामोशी से जाना मुनासिब समझा। वो मलका को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने ऑफिस में दाखिल होकर इस्तकबारी पर बैठी लड़की से मलका के बारे में पूछा। इस लड़की ने दफ्तर के आखिर में इशारा करते हुए बताया कि वो इस कमरे में रीटा के साथ बैठती हैं। आबिर ने दरवाजे पर पहुंचकर हल्की सी दस्तक दी और हैंडल दबाकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में कोई न था। मलका थी न रीटा। कमरे में अलबत्ता 2 मेज़ें ज़रूर नज़र आ रही थीं। छोटी मेज़ खाली थी, इस पर कुछ न था, जबकि बड़ी मेज़ पर फाइलों के साथ एक कंप्यूटर भी मौजूद था। इन मेज़ों के सामने एक और दरवाज़ा था। आबिर सोच में पड़ गया कि क्या करे। सोचा वापस जाए और इस्तकबाल पर बैठी लड़की को बताए कि कमरे में कोई नहीं है। फिर एक लम्हे को ख्याल आया कि सामने बंद दरवाजे के पीछे क्यों न झांका जाए। हो सकता है वो दोनों अंदर हों।
ये सोचकर वो पूरे इत्मीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब रीटा वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने किसी को फराज यूनुस के कमरे में दाखिल होते देखा। ये देखकर कि अंदर जाने वाला कोई मर्द है, उसके हवास शल हो गए। वो जानती थी कि दफ्तर का कोई आदमी इसकी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं जा सकता था। फिर ये कौन अंदर आ गया? इसे ये बात भी मालूम थी कि फराज यूनुस के पास इस वक्त कौन है। ये क्या गज़ब हो गया था। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपकी। इतनी देर में दरवाज़ा खड़ाक करके बंद हो गया था। आबिद ने अंदर दाखिल होकर जो मंजर देखा वो किसी कयामत से कम न था। कव्वे की यखनी पीने के बाद माई पंखी पर खुमार छा जाता था। चेहरे पर सुर्खी आ जाती, झुर्रियाँ मिटने लगती। कव्वे को बग्गा के हवाले करने के बाद उसने दरवाज़ा बंद करके पत्थर लगाया और चरपाई की तरफ बढ़ी। अंजू कमरे से जा चुकी थी। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, देखती रही और सोचती रही। नशा बढ़ने लगा तो वो चरपाई पर लेट गई। उसने अपने गले में पड़े चांदी के तावीज़ को छुआ और कुछ बुड़बुड़ाई और तावीज़ को छोड़कर एक हाथ आंखों पर रख लिया। कुछ ही देर में इस पर गहरी नींद तारी हो गई थी। जब उसका नशा बढ़ा तो शाम गहरी हो चुकी थी। नीम की खुश्क पत्तियों से चारपाई और उसका जिस्म ढका हुआ था। वो एक झटके से उठ बैठी। इसे यूं लगा जैसे दरवाजे पर कोई है। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी तो बाहर से आवाज़ आई, रानी जी दरवाज़ा खोलो। माई पंखी ने पत्थर हटाकर दरवाज़ा खोला तो सामने चक्रम खड़ा पाया। उसे देखते ही आग बबूला हो गई। उसके मुंह से गुस्से की आवाज़ निकली, तू तू यहाँ? चक्रम की आंख पर पट्टी बंधी थी। आंख पर रखी हुई रुई खून आलूद थी और वो सख्त कर्ब में मुब्तला था। माई पंखी की आवाज़ सुनकर महज अंदाजे से वो उसके कदमों में झुका और उसके पैर पकड़कर बैठ गया। रानी जी मुझे माफ़ कर दो। ऐसी जलील हरकत तूने आखिर क्या सोचकर की? क्यों अंजू को अगवा किया? माई पंखी बोली। जो किया इसकी सज़ा पाई, चक्रम ने पाँव पकड़े पकड़े कहा। अरे फिर यहाँ आया क्यों है? माई पंखी ने पूछा। आँख से खून जारी और शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ। तो फिर अस्पताल जा, मेरे पास क्या लेने आया है? माई पंखी ने एक झटके से इससे अपने पाँव छुड़ा लिए। अस्पताल से ही पट्टी करवा के आ रहा हूँ, चक्रम ने बताया। रानी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आइंदा तू इस तरह का काम नहीं करेगा? माई पंखी ने अहद लिया। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, उसने फौरन अहद किया। रानी जी मुझे इस तकलीफ से निजात दिलवाएं। आँख से पट्टी हटा, माई पंखी ने हुक्म दिया। चक्रम उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत एहतियात से आँख से पट्टी हटाई। माई पंखी ने इसकी अकलौती आंख पर नज़र डालते हुए कहा, शुक्र अदा कर के तेरी आंख जख्मी हुई है, ज़ाया नहीं हुई। अभी तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, चक्रम ने बेबसी से कहा। तू ऐसा कर के उल्लू की आंख का सुरमा लगा ले, ये खून फौरन रुक जाएगा और तेरी बिनाई भी बहाल हो जाएगी। माई पंखी को जाने क्यों उस पर रहम आ गया। वैसे काम उसने ऐसा किया था कि माई पंखी को शदीद गुस्सा था। अगर इसकी अंजू को कोई नुकसान पहुंच जाता तो वो कहीं की न रहती। अंजू इसके लिए बहुत अहम थी, उसका कीमती सरमाया थी। उसने अंजू को बहुत मुश्किलों से पाया था। एक तरह से अंजू में उसकी जान थी और ये मनहूस उसकी जान ले उड़ा था। चक्रम उसकी बात सुनकर बेहद ममनून हुआ। वो अंदाजे से उसके कदमों में बैठ गया। रानी जी आप बहुत अजीम हैं। अच्छा चल, अब फ़ौरन दफ़ा हो जाए यहाँ से। पता नहीं मैंने तुझे क्यों माफ़ कर दिया। बस अब भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना फ़ैसला बदल दूँ। अभी माई पंखी ये कह ही रही थी कि अचानक कहीं से अंजू नमूदार हुई। वो अपने अगले दोनों पाँव समेट कर जस्त लगाने ही वाली थी कि माई पंखी ज़ोर से चीखी, नहीं अंजू नहीं। इस वक्त तक वो ज़ख्म भर चुकी थी। अब खुद को रोकना उसके इख्तियार में नहीं रहा था। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली ने इस कार्रवाई से खुद को रोक लिया जो वो करने ही वाली थी। इसका निशाना चक्रम के खून बहाती आँख थी। वो इस आँख को बाहर निकाल देना चाहती थी। ये काम वो चक्रम के घर पर ही अंजाम देना चाहती थी, लेकिन माई पंखी के हुक्म ने उसे ऐसा न करने दिया। अब भी माई पंखी की तंबी आड़े आ गई थी। इंतकाम की हसरत उसके दिल में दबी रह गई थी। अंजू चक्रम के सर पर गिरी थी। अगर वो बिजली होती तो चक्रम जलकर राख हो जाता, लेकिन वो बिजली न थी, बिल्ली थी। लिहाजा खिसिया कर उसके बाल नोच कर रह गई। फिर उसने उसके सर से छलांग लगाई और दौड़ती हुई कमरे में चली गई। हराम की औलाद, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, माई पंखी गुस्से भरे अंदाज में बोली। इससे पहले कि वो फिर पलट कर आए, तू यहाँ से दफ़ा हो जा। चक्रम खौफजदा होकर फौरन खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर दरवाज़ा ढूंढता हुआ बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद माई पंखी ने घर का दरवाज़ा बंद किया, किवाड़ के पीछे पत्थर रखा और सहन में पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गई और ज़ोर से आवाज़ लगाई, अंजू। अंदर कमरे में फर्श पर लेटी हुई बिल्ली अंजू ने माई पंखी की आवाज़ सुनी, लेकिन वो टस से मस न हुई। माई पंखी की
एक आवाज़ पर जब अंजू बाहर न आई तो उसका माथा ठनका। उसने फिर आवाज़ लगाई, अंजू बाहर आओ। अंजू ने उसकी आवाज़ सुनी लेकिन इसी तरह पड़ी रही। उसने अपने अगले पाँव पसारे और आंखें मूंद लीं। माई पंखी ने कुछ देर उसके आने का इंतज़ार किया। जब वो बाहर ना आई तो उसे अंदाज़ा करने में देर न लगी थी कि अंजू रूठ गई है। माई पंखी एक झटके से चारपाई से उठी और तेज़ तेज़ कदमों से कमरे में दाखिल हो गई। इस कमरे में एक बेड पड़ा था और एक लोहे की अलमारी थी, इसके अलावा कुछ न था। अंजू अलमारी के सामने फर्श पर पाँव फैलाए लेटी थी। उसकी सुर्ख आंखें बंद थीं। अंजू तुझे क्या हुआ? माई पंखी सुर्ख आंखें लिए अंजू के पास ज़मीन पर बैठ गई। अंजू ने उसकी बात में कोई दिलचस्पी न ली और न ही उसने आंखें खोलीं। माई पंखी ने उसे बड़े प्यार और एहतियात से ज़मीन से उठाया और बेड पर लिटा दिया और अपने गले में पड़े ताबीज़ को गले से निकाला और कुछ पढ़ते हुए उसके जिस्म पर फेरा और फिर हाथ मोड़कर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद माई पंखी के कानों में रोने सिसकने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो अंजू को रोते हुए पाया। वो औंधी लेटी हुई तकिए में मुँह दिए सिसक रही थी।